फुटबॉल देखते हो, बॉल रखी रहती है, बॉल पर एक लात दी आपने, फुटबॉल, आपने वो लात जो मारी ना, आपने जो किक करी ना, आपने क्या अप्लाई करा? बाइक ट्रैवल करते में हेलमेट लगाना बहुत आवश्यक है, और कार ट्रैवल करने में सीट बेल्ट लगाना बहुत आवश्यक है। ऐसा क्यों? अगर आप दूरी को दुगना बढ़ाओगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, अगर आप दूरी को तिगुना बढ़ाओगे तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगा। हेलो 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 हेलो, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? हेलो हेलो हेलो, तो क्या बोलती पब्लिक? बहुत हार्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? अगर आवाज आ रही है तो मैं भी तो आ गया हूं। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दमदार सी टाइटन की सीरीज में, जो कि आपको वन शॉट में सारे के सारे लेक्चर, सारे के सारे टॉपिक, सारे सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ाने वाली है। तो शुरू करते हैं। यहाँ से ग्लास लेके प्रभु का नाम देखिए भाई साहब। जो मेरे प्यारे बच्चे रेडिएंट के होंगे वो सभी जानते होंगे कि भैया हम एक लेक्चर को पढ़ने में 7-8 घंटे लगाते हैं, लेकिन टाइटन सीरीज का फायदा जिसने रेडिएंट से पढ़ाई की है, जिसने रेडिएंट से सीखा हुआ, जिसने क्लास 9th आईसीएसई के बैच में सारी क्लासेस अटेंड किया, उसे सब पता है, उसे सच का पूरी तरह से ज्ञान है कि किस तरह से हम वन शॉट का फायदा उठा सकते हैं। और वन शॉट का फायदा उठाना उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसने डिटेल्ड पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं हर बार कोशिश करता हूं कि मेरा एक चैप्टर 1 घंटा 15 मिनट से ज्यादा एक्सीड ना करे। हर बार मेरी कोशिश, मेरा प्रयत्न यही रहता है, और आई होप एंड आई विश कि मैं ऐसा कर भी पाता हूं। तो आज भी मैं वही करने वाला हूं कि मेरी कोशिश पूरी है कि 1 घंटे 15 मिनट में मैं 1 घंटा 10 मिनट का टारगेट में लेकर चलूंगा। 1 घंटा 10 मिनट में हम पूरा चैप्टर निपटा दें, एंड आई नो हम कर लेंगे, वी कैन डू दिस। ठीक है। और भैया क्लास 9th के बच्चों, आप लोग बहुत छोटे छोटे हो। क्लास 10th में आप आकर आईसीएससी की पढ़ाई करोगे। क्लास 10th में आप आकर, मतलब अभी भी आईसीएससी ही पढ़ रहे हो, क्लास 10th में आकर आप आईसीएससी से रिलेटेड और प्यारी प्यारी बातें करोगे और प्यारे प्यारी चीजें आप पढ़ने वाले हो। ठीक है। अब देखो भैया, भाई साहब ये डबल से कहां से आएगा? कॉपी का ही नहीं हो रहा। ठीक है, ऐड टू रिसोर्स लाइब्रेरी, ये कहां से आएगा? अरे कोई हमारी तकलीफ सुनेगा क्या? डेटा स्पेक्ट्रम यहाँ से आएगा, ऐसे बताना था ना। ठीक है, कोई हमारी तकलीफ सुनेगा, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुनने वाला तुम, सुनाने वाला मैं। तो बेटा आज हम कौन सा चैप्टर कवर करने वाले? आज हम चैप्टर कवर करने वाले जिस चैप्टर का नाम है कुछ और नहीं, लॉज ऑफ मोशन। जिस चैप्टर का नाम है कुछ और नहीं, लॉज ऑफ मोशन। आज हम पढ़ेंगे बहुत सारे टॉपिक, और चैप्टर का नाम क्या है? बिना सोचे बोल दो, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा फोर्स क्या होता है। फोर्स के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है। मैं कहानियों को लिख रहा हूं यहाँ पर, प्यारी प्यारी बातें हैं। फोर्स के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से किस में आ पाता है भाइयों और बहनों? मोशन में। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से किस में आ पाता है भाइयों और बहनों? मोशन में। फोर्स के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट मोशन से किस में आ सकता है? रेस्ट में आ सकता है। फोर्स के कारण भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में जा सकता है, और फोर्स के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आ सकता है। फोर्स के कारण ही, याद रखना, फोर्स के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट अपने शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, फोर्स के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट अपने शेप को चेंज कर सकता है। फोर्स के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को बढ़ा सकता है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी को कम कर सकता है। याद रखना। तो भाई साहब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन ले आए, या फिर मोशन से रेस्ट ले आए उस ऑब्जेक्ट को, या फिर हम उसका शेप बदल दें, या फिर हम उसकी वेलोसिटी बदल दें। फुटबॉल देखते हो, बॉल रखी रहती है, बॉल पर एक लात दी आपने, फुटबॉल, आपने वो लात जो मारी ना, आपने जो किक करी ना, आपने क्या अप्लाई करा? फोर्स, और उस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉल को रेस्ट से मोशन में ला दिया। अच्छा, दूसरी तरफ गोलकीपर के पास फुटबॉल गई, फुटबॉल किस में गई? मोशन में। और भैया गोलकीपर चाचा ने क्या करा? उस फुटबॉल पर लगाया फोर्स। ठीक है, उस फुटबॉल पर क्या लगाया? फोर्स। तो वो फुटबॉल मोशन से किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। गुस्सा आता है? कभी गुस्सा आता है? बॉटल को तरोड़ मरोड़ देते हो, तो बॉटल को जब तरोड़ मरोड़ देते हो तो आप बॉटल पर क्या लगाते हो? फोर्स, जिससे बॉटल का क्या बदल जाता है? शेप। अच्छा, साइकिल पर, दो गाड़ी पर कभी धक्का लगाया, वेलोसिटी बढ़ जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगाओगे वेलोसिटी कम हो जाती है। तो फोर्स क्या करता है? रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट को लाता है। या फिर फोर्स क्या करता है? शेप को चेंज करता है। या फिर फोर्स क्या करता है? वेलोसिटी को बढ़ा सकता है, वेलोसिटी को कम कर सकता है। और फोर्स एक और काम कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है। मैं करके दिखाऊं? हाँ, तुम तो यही चाहते हो 360 डिग्री घुमा दे, फिजिक्स पढ़ाने वाला कोई रहे ना,
मजे करें, बस मजे ही मजे हो जाए ना। नहीं नहीं नहीं, हम फोर्स लगाते हैं शेप चेंज होता है, हम फोर्स लगाते हैं शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं शेप में चेंज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और भी कई प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकार के चेंजेस होते हैं। एक एक करके सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, जब भी दो बॉडीज पर फोर्स अच्छा एक बात और मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ये मत बोला, मैं जब बैच में पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये बात कही थी कि मेरी पढ़ाई हुई बातों का साउथ की किसी मूवी से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी पढ़ाई हुई बातों का साउथ की किसी भी मूवी से कोई लेन देन, ये मत बोलना कि सर ये आप बोल रहे हो सर सब झूठ है। कॉन्टेक्ट फोर्स वो होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना चाहते हैं तो उसे डायरेक्ट टच करें, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, मतलब एक दूसरे को टच करें, ठीक है। तब इस कंडीशन में फोर्स क्या कहलाता है? कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। आपको इस हाथ को मारना है, ये पंच मारना पड़ेगा तो फोर्स क्या होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं करूंगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, आपने अगर तो मैग्नेट को दूर रख देना है इतनी दूर, तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, खींचने की कोशिश या दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अब वो दोनों एक दूसरे को बिना कांटेक्ट किए एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। आपको पेन दिख रहा, इस पेन पर फोर्स लग रहा है, ये पेन नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, इस पेन पर फोर्स लग रहा है, पेन नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो पेन पर बिना कांटेक्ट के फोर्स लग रहा है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और जब टच करके हमें फोर्स लगाना पड़े, ये कहलाता है कांटेक्ट फोर्स। ये था कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स का एक बड़ा प्यारा एग्जांपल है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है तो उसकी अपोजिट दिशा में लग रहा होता है। याद रखना, अगर मोशन की डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? अपोजिट होगी, ठीक है। और ठीक है। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वजन होता है ना वो कहां की तरफ जाता है बेटा? वेट की तरफ, क्योंकि वेट एक प्रकार का फोर्स है जो कि ग्रेविटी के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है और इसके बदले में आपको क्या मिलता है बेटा? नॉर्मल फोर्स मिलता है। इसके बदले में आपको क्या मिलता है बेटा? नॉर्मल फोर्स मिलता है, ठीक है। टेंशन फोर्स, वो वाली टेंशन मत सोचना जो आप सोच रहे हो सर बहुत टेंशन है जिंदगी में, वो वाली टेंशन नहीं सोचना। टेंशन का मतलब खिंचाव, किसी भी चीज को स्ट्रेट, मतलब भाई साहब आपने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के लटके, ठीक है, तो उसमें क्या आ गया है? टेंशन। टेंशन एक प्रकार का खिंचाव, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने में, ठीक है, खींचने में मैं जुगाड़ करके बताऊं, नहीं यार लैपटॉप का चार्जर है, टूट जाएगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुम क्या सोच रहे हो मैं लैपटॉप के चार्जर पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं? ठीक है, तुम्हारे लिए कुर्बान नहीं करूंगा भाई साहब ठीक है। टेंशन फोर्स ये बड़ा प्यारा एग्जांपल है, हमने एक नॉन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की हेल्प से एक वेट को लटकाया हुआ है। तो आप देखो इस वेट पर आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ लोड किस में है बेटा? नीचे, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? टेंशन लगेगा, जो कि इस पूरी रोप को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर स्प्रिंग, जब भी हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग, भैया आपने जिंदगी में कभी ना कभी वो टिचुक टिचुक वाले पेन का यूज किया होगा। अगर आप वो टिचुक टिचुक वाले पेन को तोड़ देते हो तो उसके अंदर से एक स्प्रिंग निकलती है। उस स्प्रिंग का हम प्यारे बच्चे किस लिए उपयोग करते हैं? तो उस स्प्रिंग का हम प्यारे बच्चे सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं उसको खींचने में या कंप्रेस करने में। हाँ, टिचुक टिचुक वाले पेन के अंदर से निकलती है, तो उस स्प्रिंग का हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं खींचने में या फिर उस स्प्रिंग को दबाने में। तो भैया उस स्प्रिंग को खींचने में या उस स्प्रिंग को दबाने में आपने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया। फोर्स शेप चेंज कर सकता है, लेकिन यहां पर आपने फोर्स लगाया है ना, एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा जो कि आपके स्प्रिंग को इनिशियल पोजीशन में, आपकी स्प्रिंग को ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाह रहा होगा। जो फोर्स आप लगा रहे हो वो एक्सटर्नल फोर्स है और जो फोर्स उसे पुरानी पोजीशन में लाना चाह रहा है वो है हमारा कौन सा फोर्स? वो है हमारा रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब देखिए बेटा, किसी भी स्प्रिंग पर आप फोर्स लगाते हो वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। एक्स क्या है? या फिर लंबाई में बढ़ोतरी या फिर लंबाई में कमी। आप उसे खींचोगे, स्ट्रेच करोगे तो इंक्रीज इन लेंथ होगा और उसे जब आप कंप्रेस करोगे तो डिक्रीज इन लेंथ होगा। तो अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इट्स लेंथ, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल हटाकर हमने क्या लगा दिया? माइनस के। जहां पर माइनस के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि आप जहां फोर्स लगा रहे हो उसके विपरीत दिशा में, आप जहां फोर्स लगा रहे हो, आपने यहां फोर्स लगाया स्प्रिंग में तो विपरीत दिशा में एक फोर्स लगेगा, ठीक है। आपने यहां फोर्स लगाया तो विपरीत दिशा में एक फोर्स लगेगा। ये अप्लाइड फोर्स है और ये रीस्टोरिंग फोर्स है, तो दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, इसलिए हम क्या लगाए हैं? माइनस माइनस माइनस। आगे बढ़ते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं, बड़ी सुंदर सुंदर सी बातें हैं, ठीक है। आगे अगला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसा फोर्स जिसे अप्लाई करने के लिए आपको किसी प्रकार का फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। मैं फिर से कहता हूं, ऐसा फोर्स जिसे अप्लाई करने के लिए आपको किसी प्रकार का फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड नहीं है
वो कहलाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ऐसा फोर्स जिसे अप्लाई करने के लिए किसी प्रकार का फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड नहीं है वो कहलाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब देखो बेटा, ऐसा फोर्स जिससे आप बिना टच, साउथ की मूवी में आप अक्सर देख सकते हो, ट्रेन आई, ठीक है, ट्रेन आई, ट्रेन को ऐसे कर दिया दूर से, ट्रेन रुक गई, तो भाई साहब हमने क्या लगाया, फोर्स, और अब हमको ट्रेन को टच करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना ट्रेन को टच किए हमने ट्रेन को रोक दिया। और जब हमने बिना ट्रेन को टच किए ट्रेन को रोक दिया तो हमने जो फोर्स लगाया वो फोर्स कौन सा था, वो फोर्स था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब आप फोर्स लगाते हो तो आपको डायरेक्टली टच करने की जरूरत नहीं होती चीजों को, तो इस स्थिति में जो फोर्स लगता है वो फोर्स कुछ और नहीं, वो फोर्स होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कुछ उदाहरण भी है, सबसे पहला उदाहरण जो आपकी जिंदगी बदल देगा वो है कुछ और नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला उदाहरण जो आपकी जिंदगी बदल देगा वो कुछ और नहीं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कभी कभी किसी कुर्सी से कूद कर कुछ तो देखो, कुर्सी से ही मत, आप तो मत कूदना भैया, माफी मांगता हूं मैं, तो हम पता चले कूद जाओ, अरे सर ने कहा था, नहीं, हम कह रहे हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा कर तो देखो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा कर देखोगे तो वो कहाँ जाएगा, क्लियर तो बोल रहा हूँ, नीचे गिरेगा। नीचे क्यों गिरेगा, ग्रेविटेशन के कारण। तो एक ऐसा फोर्स होता है जो कि अभी भी इस पेन पर लग रहा है, जो कि अभी भी मुझ पर लग रहा है, जो कि अभी भी इस बॉटल पर लग रहा है, ये बॉटल कहाँ जाएगी, नीचे। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी से अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। जब बात आई है बॉटल की तो थोड़ी सी पी ही लेता हूं, बढ़िया पानी पिया करो भर के। आप लोग भी जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसके कारण कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। आपको एक बात बताऊं, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हर चीज जिसके पास मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, और इस फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन में r²। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन में r²। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन में r²। आगे बढ़ते बेटा, अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं फिर से कह रहा हूं, दो चार्ज बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं फिर से कह रहा हूं, दो चार्ज बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रॉन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स लगता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, चाहे वो अट्रैक्ट हो चाहे वो रिपल हो, लेकिन दोनों एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा रहा है, इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर डिफरेंट बॉडीज होती है, मतलब अपोजिट चार्ज होते हैं, जैसा कि एक पोल नेगेटिव, एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं। और भाई साहब जब सेम चार्ज होते हैं तो दोनों एक दूसरे को दूर कर देते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। लेकिन अगर अगेन सेम चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। तो अपोजिट चार्ज को दूसरे शब्दों में हम बोले तो इन्हें अनलाइक चार्ज बोला जाता है। ठीक है, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और याद रखना, लाइक लाइक मतलब होता है सेम। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल पकड़ते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली, मैग्नेट को हम अज्यूम कर लेते हैं, ये है हमारे पास एक मैग्नेट, और अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक और मैग्नेट। ठीक है, आपको पता है ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगी, ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगी। जो अमाउंट ऑफ फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई करेंगी, है ना, उसी को कहा जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। आपने जिंदगी में सीखा होगा कि दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती हैं, दो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल भी करती हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर ये नॉर्थ और साउथ पोल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर ये नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है ना, यहां भी लगेगा कि सेम पोल, सेम पोल मतलब नॉर्थ नॉर्थ हो या साउथ साउथ हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे भाई साहब। लेकिन अपोजिट पोल की बात करें, नॉर्थ और साउथ की, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दुनिया का सच ये कि तो विपरीत चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। दुनिया का सच यही है कि तो विपरीत चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अगर आप बहुत सीधे साधे हो, वैसे तो आप होगे नहीं, अगर आप बहुत सीधे साधे हो तो आपका मन करेगा कि यार मैं शरारती बन जाऊं,
और अगर आप बहुत शरारती हो तो आपका मन करेगा बहुत सीधा साधा बन जाओ। ये दुनिया का सच है कि हमारे से जो अपोजिट चीज होती है ना, उससे हम अपनी ओर आकर्षित करने का बहुत अधिक प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अगला भैया कुछ प्यारे प्यारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में ये दूर करेंगे तो रिपल्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर साउथ और नॉर्थ के बीच में पास लाएंगे तो क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा। नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में रिपल्शन होगा और नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं भाइयों और बहनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। अब देखो बेटा याद रखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये हमेशा 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 अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। आप कभी भी ऐसी कोई चीज भैया कोई हॉरर मूवी में देखकर मत आइयो कि सर मैंने तो देखा था वहां तो भूत उड़ रहा था, वहां तो भूत ऊपर जा रहा था। ठीक है, कोई हॉरर मूवी देख के मत आइयो। ठीक है, और फिर ना पूछियो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा। आप दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बता सकते मुझे, क्योंकि होती ही नहीं है, जो कि कैसी हो भाई साहब, रिपेल होती हो। हमेशा हर चीज दुनिया से अट्रैक्ट होती है, हम तुम हवा पानी वॉट एवर जो तुम इमेजिन कर पा रहे हो, वो सारी की सारी चीजें इस दुनिया की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स दो मैग्नेटिक के पोल्स के बीच लगने वाला फोर्स, आवश्यकता पर ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, आवश्यकता पर ये रिपल्सिव भी हो सकता है। याद रखना, हमेशा 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 हर एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। जैसे जैसे इनके बीच की दूरियां बढ़ाओगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, इन सभी स्थितियों में जो फोर्स होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखाया, मैं अच्छे से लिख देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने गलत गंदी राइटिंग में लिख दिया। ठीक है, तो भैया ये जैसे जैसे आप डिक्री इंक्रीज करोगे सेपरेशन, वैसे वैसे इनके बीच की दूरियां क्या होती जाएंगी, मतलब इनके बीच की दूरियां बढ़ाते जाओगे, इनके बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर, इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स, इन दोनों के बीच की दूरी पर। तो याद रखना ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए वैलिड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करेंगे कि इन चारों में से ऐसा कौन सा फोर्स है जो कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा, ऐसा फोर्स जिसमें फोर्स लगाने के लिए दोनों बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है, उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। ऐसा फोर्स जिसमें दोनों बॉडी पर फोर्स लगाने के लिए एक दूसरे का फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड है, उसे क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। इन चारों में से भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांटेक्ट फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स गलत लगा देता ना, हाँ कांटेक्ट फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कांटेक्ट फोर्स नहीं है। तो भैया फ्रिक्शन फोर्स जब भी लगेगा तब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। फ्रिक्शन फोर्स आप तभी लगा सकते हो जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने कांटेक्ट फोर्स ढूंढ लिया तो नॉन कांटेक्ट फोर्स भी ढूंढ लो। भैया इन चारों में से नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा है, ठीक है, क्या फोर्स ऑफ रिएक्शन, क्या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, या टेंशन इन स्ट्रिंग, या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है ही नहीं नॉन कांटेक्ट फोर्स, टेंशन भी नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं है, या फिर फोर्स ऑफ रिएक्शन भी नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं है, यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अभी हमने इस पेन को लटकाया तो ये पेन नीचे जाने का प्रयत्न कर रहा है क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके ठीक है, आगे देखिए कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई, कहाँ। अब भैया हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब भैया हम बढ़ेंगे आगे, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज मास एंड इनर्शिया। ठीक है, एक बात याद रखना, मास होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लगता है उसे मास बोलते हैं। जितनी भी दुनिया में आप चीजें देख पाते हो, जितनी भी दुनिया में आप चीजें फील कर पाते हो, मतलब टच कर पाते हो, इमोशंस में मास नहीं होता। ठीक है, याद रखना, आपके पास पेन है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास लाइट है, आपके पास बुक है, आपके पास डेस्कटॉप है, आपके पास बॉटल है, आपके पास पेंसिल है, आपके पास रबर, इन सब में मास है, क्योंकि इन सभी को बनाने में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सबसे। अच्छा इसके अलावा क्या आप गैस को टच कर सकते हो, हाँ ये टच तो कर रहे हो आप,
चारों तरफ हमारे आसपास गैसेस फैली, आप उसे टच तो कर रहे हो। तो जब आप गैसेस को टच करते हो, टच ही तो कर रहे हो, जब आप गैसेस को टच करते हो तो वहां भी कुछ अमाउंट ऑफ क्या लगता है, वहां भी कुछ अमाउंट ऑफ क्या लगता है, वहां भी कुछ अमाउंट ऑफ भाई साहब क्या लग रहा है, मास होता है। ठीक है, मतलब गैसेस के अंदर भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट है। तो भैया याद रखना, जिस भी चीज के पास मास होगा उस चीज के पास इनर्शिया होगी। एक सेकेंड, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया वो होता है जो कुछ नहीं होने देता। मैं आपको बड़े सिंपल वे में बता रहा हूं, इनर्शिया वो होता है जो कुछ नहीं होने देता। इनर्शिया वो होता है जो कुछ है। आप पड़े हुए हो, आप उठना चाहते हो ना, पड़े हुए पड़े रहोगे, क्यों? क्योंकि आपको उठने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। काहे नहीं उठ पा रहे हो आप? इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया। पहले तो एक बात याद रखो, यहाँ पर एक दुबलू सा व्यक्ति है और यहाँ पर एक मुटलू सा व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर एक पतलू सा व्यक्ति है और यहाँ पर एक हाथी भैया है। तो इन दोनों भैया को आगे बढ़ाना ज्यादा आसान किस में होगा? तो आप बोलोगे ये दुबलू पतलू से भैया में, ये भारू से भैया, भारी से भैया को तो हम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इन दुबलू पतलू से भैया का मास काफी कम है, और जितना ज्यादा कम मास जितना कम मास उतना कम एनर्जिया, और जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा एनर्जिया, जितना कम मास उतना कम एनर्जिया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। आगे भैया, ठीक है, इनर्शिया के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इनर्शिया होता क्या है, बहुत लंबा कंक्लूजन चल सकता है, बहुत लंबी कहानी चल सकती है। इनर्शिया होता क्या भाई साहब, इस दुनिया में हर चीज की, इस दुनिया में हर चीज की, मैं क्या कह रहा हूं, इस दुनिया में हर चीज की टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी होती है? कि वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। एक छोटा सा एग्जांपल, मैं जब अपनी बैच में पढ़ा रहा था तब भी एग्जांपल दिया था। मान लो आप एक रूम के अंदर हो, आप एक रूम के अंदर टेबल चेयर को रख कर जाते हो, कल आकर देखो उस रूम में कोई आना नहीं चाहिए, उस रूम में ना तेज हवा होना चाहिए, उस रूम में कोई आना नहीं चाहिए। आप कल आकर देखोगे टेबल चेयर को, कहाँ मिलेगा? हाँ भाई। आप परसों आकर देखोगे तो कहाँ मिलेगा भाई? आप 2 दिन बाद आकर देखोगे वहां, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद, 100 दिन बाद भी आकर अगर आप वहां देखोगे तो आपको टेबल चेयर कहाँ मिलेगा? जहां रखा था वहीं का वहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस चेयर को अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए कोई है ही नहीं। वो चेयर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। उस चेयर को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि वो चेयर रेस्ट में है तो रेस्ट में कैसे रह रही है? वो चेयर अपने आप रेस्ट से मोशन में क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? इनर्शिया नहीं आने दे रहा। तो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता, या फिर मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकता। याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता या फिर मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकता, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया। बहुत अच्छी बात है। अगर इनर्शिया ना होना तो हम सारे के सारे अपने आप रेस्ट से मोशन में आ जाएं, अपने आप मोशन से रेस्ट में आ जाएं। इनर्शिया के कारण ही जिंदगी संभव है। मतलब आप सोचो, जिसने भी ये प्रकृति बनाई है, जिसने भी ये संसार बनाया, जिसने भी ये ब्रह्मांड बनाया, उसने एक एक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ा है, एक एक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया है, एक एक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल में फील किया है, उसके बाद ही तो उसने इन सारी बातों को हमें बताया। ठीक है, मोटा हो गया हूं ना मैं यार, वजन कम करूंगा क्योंकि मेरा इनर्शिया बढ़ रहा है। मोटा हो रहा हूं मतलब अमाउंट ऑफ मास बढ़ रहा है, और अगर अमाउंट ऑफ मास बढ़ रहा है तो मेरा इनर्शिया बढ़ रहा है, मुझको उठने में दिक्कत होने लगी क्योंकि इनर्शिया की वैल्यू बढ़ गई। वजन कम करूंगा ना, लेस मास लेस इनर्शिया। ठीक है, याद रखना। आगे आगे बढ़ते बेटा। आगे की इनर्शिया कई टाइप के होते हैं। बेसिकली इनर्शिया 3 टाइप के होता है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो, इनर्शिया कहता है कि तुम रेस्ट में हो तो रेस्ट में रह जाओ। इनर्शिया कहता है तुम मोशन में हो तो मोशन में रह जाओ। इनर्शिया कहता है तुम एक दिशा में चल रहे हो तो एक दिशा में ही चलते रह जाओ। ठीक है, ये इनर्शिया की कहानी है। अब इनर्शिया भाई साहब 3 प्रकार की होते हैं। मैं आपको प्यारी सी बात बता रहा हूँ, इनर्शिया भाई साहब 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रह जाएगा। क्या बोला? सच बोल रहा हूं मैं, सच बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में। आप किसी भी पत्थर को आप ऐसे रखो, ठीक है, और जमीन पर छोड़ दो तो वो कहाँ रखा रहेगा? हमेशा जमीन पर ही रखा रहेगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसे मजबूर करता है कि वो रेस्ट में है तो हमेशा किस में रह जाए? रेस्ट में रह जाए। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है क्या? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रह जाए। यही तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं। आप लोग कभी कभी वैसे आप लोग अमीर लोग होगे, आप लोग ट्रेन में सफर करते नहीं होगे, आप लोग कार में सफर करते नहीं होगे, आप तो प्लेन में सफर करते होगे। मान लो आप सभी के सभी ट्रेन में बैठे हुए, इमेजिन करना भाई, सब बढ़िया बैठे हुए थे ट्रेन के अंदर, हम गाना सुन रहे थे मोबाइल में, तुम तो ठहरे परदेसी। अचानक से ड्राइवर में आ गई एनर्जी और ड्राइवर ने ट्रेन चला दी तेज स्पीड में, तो हम क्या होंगे? 1 सेकंड के लिए पीछे हट जाएंगे।
क्यों? क्योंकि ट्रेन किस में आ गई? मोशन में, लेकिन हम किस में रह गए? रेस्ट में। तो ये इनर्सी ऑफ रेस्ट के कारण ही पॉसिबल होता है, इनर्सी ऑफ रेस्ट। तो इनर्सी ऑफ रेस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये जीआईएफ है, लेकिन अभी जीआईएफ यहाँ पर प्ले नहीं होगा। यहाँ पर ये जो नेट है ना, ये नीचे हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये पत्ते अपनी जगह पर रहते हैं। किसके कारण? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। कभी तुम लोगों ने पेड़ से अमरूद तोड़े हैं? गुआवा गुआवा। कभी तुम लोगों ने पेड़ से एप्पल तोड़े हैं? सेब। कभी तुम लोगों ने पेड़ से आम तोड़े हैं? आप पेड़ को ऐसे से शेक करते हो, जब आप पेड़ को ऐसे से शेक करते हो इससे आम गिर जाते हैं। क्यों? एनर्जी ऑफ रेस्ट। भाई साहब आपने पेड़ को शेक किया, पेड़ किस में आ गया? मोशन में, लेकिन जो आम था वो रेस्ट में रह गया। ठीक है, एनर्जी ऑफ रेस्ट के कारण ये चीजें पॉसिबल होती हैं। और सीखो अब भैया अगला एनर्जी ऑफ रेस्ट, ये भैया हमारा बस वाला एग्जांपल है। ठीक है, एनर्जी ऑफ रेस्ट बहुत प्यारा सा एक्सप्लेनेशन है इसमें। ये भाई साहब ने कार्डबोर्ड को तेजी से खींच दिया, है ना। ये वैसे मैंने कई बार कोशिश करी है, मैं कर नहीं पाया ऐसा, तो इसलिए मैं लाइव क्लास में करके भी नहीं दिखाता हूँ, कहीं बेइज्जती ना हो जाए। कार्डबोर्ड को आपने खींच दिया, आपने जैसे ही कार्डबोर्ड को खींचा ना, तो ये भाई साहब ये जो पेज है ना, ये मोशन में आ गया, लेकिन ये जो बॉल है ना, ये किस में रह गए? रेस्ट में रह गए। तो एनर्जी ऑफ रेस्ट कहता है, एनर्जी ऑफ रेस्ट कहता है आप रेस्ट में हो तो किस में रह जाओगे? रेस्ट में। आप रेस्ट में हो तो किस में रह जाओगे? रेस्ट में। भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एनर्जी ऑफ रेस्ट के कुछ प्यारे से एग्जांपल ये वही है। ये भैया मजे में खड़े हुए थे, अचानक से ड्राइवर ने गाना बजा दिया, एक मोड़ आया, तो वो भाई साहब ने अचानक से गाड़ी तेज भगाई, तो ये चाचा जो थे 1 सेकंड के लिए पीछे होगा। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। गाड़ी तो मोशन में आ गई, लेकिन आप किस में रह गए? रेस्ट में। गाड़ी तो मोशन में आ गई, लेकिन आप किस में रह गए? रेस्ट में। दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आगे बढ़ते भैया, अगला टाइप ऑफ इनर्शिया है, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। ये बड़ा प्यारा जीआईएफ है, मैं बहुत मुश्किलों से ढूंढ कर लाया था। भाई साहब होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये गाड़ी चलती आएगी, दीवार से टकरा जाएगी, तो गाड़ी टकराने के बाद चलती हुई आ रही थी, है ना, पहले तो चलती हुई आ रही थी, टकराने के बाद रेस्ट में आ जाएगी। लेकिन 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 ये भाई साहब फिर भी मोशन में रह जाएंगे, और उड़कर कहां चले जाएंगे? आगे। तो इनर्जी ऑफ मोशन कहता है कि अगर तुम चल रहे हो तो चलते रहोगे, अगर तुम चल रहे हो तो चलते रहोगे। इनर्जी ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर तुम चल रहे हो तो चलते रहोगे। यही कहता है इनर्जी ऑफ मोशन कि अगर तुम चल रहे हो तो चलते रहोगे। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस में रह जाएगा? मोशन में, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। आपने कभी कभी गाड़ी में बैठ, आप लोग अमीर लोग हैं, फिर से वही डायलॉग मुझे बोलना पड़ रहा है, आप लोग कार में बैठते नहीं होगे, आप लोग ट्रेन में बैठ, आप तो प्लेन में बैठते होगे। जब आप प्लेन में बैठते होगे, ड्राइवर भाई साहब अचानक से गाड़ी लगा देता है, अचानक से गाड़ी लगा देता नहीं, गाड़ी पर ब्रेक लगा देता है, तो आप क्या होता है? जूम आगे हो जाते हो। ऐसा होता है, ऐसा होता है, या पीछे हो जाती है? आंसर मुझे चैट्स में देना, ठीक है। आप जब गाड़ी चल रही होती है, अचानक से गाड़ी वाले भाई साहब ब्रेक लगा देते, तो आप आगे हो जाते हो या पीछे हो जाते हो? इसका आंसर मुझे चैट्स में देना, ठीक है। तो भाइयों और बहनों, हम गाड़ी पर चल रहे थे, हम गाड़ी के साथ किस में थे? मोशन में थे। अचानक से गाड़ी वाले भैया ने गाने सुन लिए, ठीक है। कौन सा गाना सुन लिया? पत्थर के शर्म। तो उन्होंने बोला आ गए पत्थर, उन्होंने अचानक से ब्रेक लगा दिया, और जैसे ही ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद उन्हें पता चला कि भाई साहब हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण कहाँ चले गए? थोड़ी देर के लिए आगे मूव हो गए, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि गाड़ी किस में आ गई? रेस्ट में, और हम इनर्शिया के कारण किस में रह गए बेटा? मोशन में रह गए। यहां देखिए, ठीक है, अक्सर गाड़ी चलाने के दौरान, जब आप कार में बैठे होते हो, जब आप बाइक ट्रैवल कर रहे होते हो, बाइक ट्रैवल करते में हेलमेट लगाना बहुत आवश्यक है ना। बाइक ट्रैवल करते में हेलमेट लगाना बहुत आवश्यक है, और कार ट्रैवल करने में सीट बेल्ट लगाना बहुत आवश्यक है। ऐसा क्यों? क्या कारण? इसके पीछे बहुत खतरनाक फिजिक्स है भाई साहब। अचानक से आप तो बढ़िया गाना गाने गाते गाते गाड़ी चला रहे थे, नीले गगन के तले, या फिर बाइक चला रहे थे नीले गगन के तले, अचानक से सामने कोई भी डॉग आ गया, मतलब व्हाटएवर, ऐसा कभी ईश्वर कभी करे ना, तो आपने अचानक से क्या लगा दिया? ब्रेक। तो गाड़ी तो आ गई रेस्ट में, आप हो जाओगे, कार में बैठे हो तो आगे। तो सीट बेल्ट क्या करेगा? सीट बेल्ट आपको आगे जाने देगा नहीं। इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ही आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए और हेलमेट लगाना चाहिए, कि अगर आपने ब्रेक लगाया, इन केस ईश्वर ना करे कभी ऐसा, आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन आपको मजबूत रखेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन आपको क्या रखेगा? मजबूत रखेगा, आपको आगे जाने नहीं देगा, जिससे आपके इंजरी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, सडनली खुद ब खुद या अचानक से वो मोशन में नहीं आएगा, अचानक से वो मोशन में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगली टाइप ऑफ इनर्शिया की तरफ। ठीक है, अब बेटा देखो बेसिकली हमें 3 लॉ पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, हमें 3 लॉ पढ़ना है, थोड़ा सा ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है ये वाला, अराउंड छोटू सा चैप्टर है। अब हम शुरू करते हैं न्यूटन चाचा का पहला लॉ। ठीक है, अब क्या हुआ, न्यूटन अंकल जो थे ना, वो न्यूटन अंकल इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, इस कॉन्सेप्ट का फील दिलाने के लिए अपने 3 लॉ बनाते हैं, जिन्हें कहा गया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। मैं आपको बताऊं 30 मिनट का और है, 1 घंटे के अंदर इस लेक्चर को याद रखना। जब आप लेक्चर देख रहे हो तो ये रिविजन है। ठीक है, ये टाइटन सीरीज है जिसमें हमने कोशिश करी है कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीजों को कवर किया जाए। ठीक है, कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीजों को कवर किया जाए। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, अगर आपको तो रेडियंट आपके लिए है ही। रेडियंट में आपको पूरी डिटेल में पढ़ाई गई हैं चीजें, मतलब लिटरली यही टॉपिक, यही चैप्टर मैंने अभी तक आपने जितना पढ़ा ना उतना पढ़ाने के लिए मैंने 3 घंटे का टाइम दिया था, जो मैंने आधे घंटे में खत्म किया, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, और रिवीजन तभी होता है जब आपके कॉन्सेप्ट फुल्ली डिटेल में होते हैं, और फुल्ली डिटेल में कॉन्सेप्ट करने के लिए रेडियंट आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ही यार। ठीक है, अब देखो भाई साहब, न्यूटन चाचा ने भाई साहब बहुत फेमस व्यक्ति हैं, बहुत फेमस व्यक्ति हैं। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन है, मैं जरूर मस्ती में उनको न्यूटन चाचा बोलता हूँ, लेकिन ही इज वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी। अगर वो ना होते तो तुम शायद मुझे देख नहीं पा रहे होते, अभी भी हम बैलगाड़ी में चल रहे होते, क्योंकि उन्होंने बैलगाड़ी में तो नहीं चल रहे होते, उन्होंने काफी काफी डिस्कवरीज करी, जिस डिस्कवरी का रिजल्ट ये टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट। पानी पीने का वक्त हो गया, आप लोग भी पानी पीजिए। अब देखो, कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, बिल्कुल रहेगी। क्यों? इनर्शिया के कारण। कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, क्यों? इनर्शिया के कारण। एक एग्जांपल दूं, आप लोग अभी संडे को छुट्टी उट्टी मनाने जाते ही हो, आप लोग मतलब अक्सर होता है कि 9th क्लास के बच्चे बड़े चिल रहते हैं, अरे यार लोकल क्लास है यार, स्कूल से ही पास हो जाएंगे, बड़े चिल रहते हैं। तो आप लोग क्या करना, इस संडे को जुपिटर पर घूमने जाना। ठीक है, जब आप जुपिटर पर घूमने जाओगे ना तो रास्ते में स्पेस पड़ेगा, और जब रास्ते में स्पेस पड़े तो आप एक गोली चला देना। डिश क्यों? पता है, वो बुलेट हमेशा चलती रहेगी, वो बुलेट कभी नहीं रुकेगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, वो बुलेट हमेशा चलती रहेगी, वो बुलेट कभी भी नहीं रुकेगी। क्यों? रोकने वाला कोई है ही नहीं वहां पर, वैक्यूम है ना, वैक्यूम में कोई फर्क नहीं, वो बुलेट हमेशा चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, हमेशा। किसके कारण? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। ठीक है, अब देखो न्यूटन भाई साहब कितने प्यार से एक लॉ बनाते हैं। लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, है ना, किसके कारण? इनर्शिया के कारण। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो सेम डायरेक्शन में चलती रहेगी, कोई नहीं बदल सकता इसे, कोई नहीं। अब आप चाहते हो एक छोटा सा ग्राफ बनाकर बताता हूं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो बेटा वो किस में रहेगी? रेस्ट में। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो बेटा वो किस में रहेगी? मोशन में। किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। और किसी भी बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। यही तो लॉ है, यही तो लॉ है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। वही तो लॉ है, यही तो लॉ है, यही तो लॉ है बेटा। लिटरली एग्जैक्टली कहानी कुछ ऐसी है। सुनना, न्यूटन सर ने कितने प्यार से इनर्शिया को समझाने की कोशिश करी है कि अगर तुम बैठे हुए हो तो बैठे रहोगे, तुम्हें उठने के लिए मतलब अपने आप को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए मसल से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। बोला है ना, बोला ना, बोला ना। तो तुम रेस्ट में तो हमेशा रेस्ट में रह जाओगे जब तक फोर्स नहीं लगाओगे। अब देखना, इस नियम के 2 टुकड़े हैं। सच्चाई कुछ ऐसी है कि इस नियम के 2 टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो एक डायरेक्शन में चलता रहेगा। किसकी बातें ये बोली हैं? तो ये बातें यहाँ पर बोली हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रहेगा। ये तो इनर्शिया, तो इस लॉ का पहला पार्ट बताता है इनर्शिया को। इस लॉ का दूसरा पार्ट बताता है कि जब तक आपने फोर्स न लगाया, मतलब जैसे ही आप फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ जाएगा या मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ जाएगा या मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। तो किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन? फोर्स, है ना, फोर्स ही जिम्मेदार है। कुछ
बातें करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें दो चीजें पता चलती हैं। पहला, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, मतलब जैसा कि आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो किस में रह जाएगा बेटा, रेस्ट में। और दूसरा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, तो बेटा ये भी आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या फिर मोशन से रेस्ट में लाने के लिए कुछ और नहीं, फोर्स जिम्मेदार है, कुछ और नहीं, फोर्स जिम्मेदार है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में जाए या मोशन से रेस्ट में आए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कुछ और नहीं, फोर्स, फोर्स और फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ठीक है, अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब मैंने क्लास में कराया था तो बहुत मस्ती की थी मैंने। हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, रेडियन के जो बच्चे यहाँ देख रहे होंगे, हम कितना एंजॉय करते हैं ना क्लास को। यही तो मजा है, यही तो जिंदगी है, यही तो खुशियां हैं कि भैया द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इन चारों में से किसकी ज्यादा होगी। प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, क्या कार की ज्यादा होगी, क्या ट्रक की ज्यादा होगी, क्या हॉर्स कार्ट की ज्यादा होगी, या टॉय कार की ज्यादा होगी। अरे इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पर, क्या बोला था, इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पर। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, इतनी सी बात है। देखिए, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो याद रखना जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। कार का, ट्रक का, हॉर्स कार्ट का या टॉय कार का, इन चारों में से सबसे ज्यादा मास ट्रक का होगा, तो इसका इनर्शिया ज्यादा हो गया ना। इतना काहे सोच रहे हो, ठीक है, इतना काहे सोच रहे हो, ठीक है। अब देखो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं, तो क्या वो चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब रेस्ट से मोशन में लाता है, या फिर कीप द बॉडी इन मोशन, बॉडी को मोशन में रखता है, या कीप द बॉडी स्टेशनरी, बॉडी को रिलैक्स रखता है, या कीप द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कांस्टेंट। बड़ा सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ रेस्ट और ऑफ द बॉडी। ठीक है, याद रखना फोर्स से ही किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट या मोशन रेस्ट से, सॉरी, रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं। अब बड़ा प्यारा टॉपिक है भाई साहब, मुझे लगता है, ठीक है, ठीक है, अब सुनना ध्यान से। हम न्यूटन भाई साहब के सेकंड लॉ की तरफ मूव कर दिए, न्यूटन भाई साहब के सेकंड लॉ की तरफ मूव कर दिए। और सेकंड लॉ पढ़ने से पहले आपको न्यूटन सर की दी हुई एक टर्म पढ़ना पड़ती है, जैसे बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को अगर आप एक लाइन में लिखोगे ना तो इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, लेकिन हम आपको थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के बताएंगे। ठीक है, आपको डायरेक्टली सिखा दिया जाता है, आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा ट्विस्ट, कैन बी ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट डालकर बताएंगे कि भाई साहब मोमेंटम क्या होता है। न्यूटन सर नापना चाहते थे, न्यूटन सर जानना चाहते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना ज्यादा, फिर से सुनना, न्यूटन सर जानना चाहते थे, न्यूटन सर मानना चाहते थे, न्यूटन सर प्रूफ के साथ बोलना चाहते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना ज्यादा मोमेंटम है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए न्यूटन सर ने क्या किया, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए न्यूटन सर ने क्या किया, न्यूटन सर ने कुछ नहीं किया, न्यूटन सर ने कुछ नहीं किया, मोमेंटम बना दिया। अब भाई साहब किसी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, मोशन को मेजर करने की टर्म क्या कहलाती है, मोमेंटम कहलाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को मेजर करने के लिए जो टर्म यूज होती है उसे कहते हैं मोमेंटम। इमेजिन करो आपके सामने से मैं पैदल पैदल चला आ रहा हूं, आप खड़े रहोगे बिल्कुल, लेकिन आपके सामने से मेरे बराबर स्पीड में एक ट्रक चला रहा है, क्या आप खड़े रहोगे। मुझ में और ट्रक में से किस में ज्यादा मोशन होगा, आप बिना सोचे बोल दोगे कि सर मुझ में और ट्रक में से ज्यादा मोशन किस में होगा, मुझ में और ट्रक में से ज्यादा मोशन होगा भाई साहब ट्रक में, तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ठीक है, उसका मोमेंटम, तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंटम, जितना ज्यादा मास। अब मैं आपके सामने चला चला आ रहा हूँ पैदल, बढ़िया, आप खड़े रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यू नो अमाउंट ऑफ मोमेंटम, आपका दिमाग जानता है मेरे पास कितना। लेकिन अगर मैं आपके सामने भागता हुआ आ रहा हूँ 100 की स्पीड में, तो आपको मेरा मोमेंटम पता है कि भाई साहब मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंटम, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा मोमेंटम। और यहीं से शुरुआत होती है मोमेंटम के फॉर्मूला, दैट इज पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। याद रखना बेटा, ठीक है, याद रखना बेटा, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट होती है मास की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड, इसकी जो यूनिट होती है ये होती है केजी मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब देखो बेटा, लीनियर मोमेंटम मैंने बता दिया है। अब देखो बेटा, यहां से शुरुआत होती है हमारे न्यूटन के दूसरे लॉ की। ठीक है, यहां से शुरुआत होती है बेटा हमारे
न्यूटन सर के दूसरे लॉ की, ठीक है। न्यूटन सर का दूसरा लॉ क्या कहता है, उस यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। और उसके बाद हम फोर्स से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, ठीक है। मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। न्यूटन सर का दूसरा लॉ क्या कहता है, देखो आप जानते हो कि मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या होता है बेटा, मोमेंटम। आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी या वेलोसिटी कम होगी? मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी बढ़ सकती है या फिर वेलोसिटी कम हो सकती है। जब वेलोसिटी बढ़ सकती है तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, और जब वेलोसिटी कम होती है तो मोमेंटम भी कम होगा। जितना फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी। आप कल जाना और एक एयरप्लेन को पीछे से धक्का देना, तो जब आप एयरप्लेन को पीछे से धक्का दोगे तो एरोप्लेन की स्पीड बढ़ेगी, और जब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। और आप जाना कल ही एरोप्लेन जब उतर रहा हो ना, तो आप आगे से धक्का देना, तो आपने फोर्स लगाया, इससे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो भाई साहब जब भी आप फोर्स लगाते हो तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है या फिर वेलोसिटी डिक्रीज होती है? जब भी आप फोर्स लगाते हो तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है या फिर वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो अप्लाइड फोर्स, अरे 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 गुस्सा नहीं, अप्लाइड फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम में होने वाले चेंज के, ठीक है। अप्लाइड फोर्स जो होता है, न्यूटन सर का सेकंड लॉ यही है कि द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज होगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स लगाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा। फोर्स कम करोगे तो वेलोसिटी कम होगी, तो वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम कम होगा। याद रखना, हम अभी जितनी भी स्थितियां पढ़ रहे हैं उन स्थितियों के लिए हमें मोमेंटम को कांस्टेंट मानना है। हम अभी तक अभी अभी जिन जिन स्थितियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम उन स्थितियों के लिए मोमेंटम को क्या मान रहे हैं बेटा, कांस्टेंट मान रहे हैं। तो अभी हम जितनी बातें कर रहे हैं उससे हम कांस्टेंट मोमेंटम के, सॉरी, कांस्टेंट मास को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। अब देखो बेटा, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है ना, वो बड़ा प्यारा लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, ये तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं, अब सुनो ध्यान से, कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये न्यूटन सर का सेकंड लॉ है। बेटा देखो, प्रोपोर्शनल हटाकर के लगा दो, डी बाई डी टी, और पी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। प्रोपोर्शनल हटाकर के लगा दिया, दुनिया का सच है भाई साहब। हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल अगर आ जाता है तो प्रोपोर्शनल हटाकर किन्हीं बातों को आपको कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो हमने प्रोपोर्शनल हटाकर कांस्टेंट लगा दिया के, ठीक है। अब देखो बेटा, एफ अपनी जगह है, एम अपनी जगह है, ओके 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 ओके, के भी तो है, एम अपनी जगह है, बचा क्या मेरे पास, डीवी बाई डी टी। याद रखना, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम, और के भी तो है, के एम डीवी बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू के एम ए। यहां से आपको फॉर्मूला मिल जाता है फोर्स का। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, न्यूटन सर का जो फर्स्ट लॉ है ना, न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ हमें बताता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। बताइए ना, न्यूटन सर के फर्स्ट लॉ ने आपको क्या बताइए, न्यूटन सर के फर्स्ट लॉ ने आपको बताइए डेफिनेशन ऑफ फोर्स, और न्यूटन सर का सेकंड लॉ आपको फोर्स का फॉर्मूला दे देता है। ये रखा हुआ फॉर्मूला, ठीक है। न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताता है, न्यूटन सर का सेकंड लॉ आपको फॉर्मूला दे देता है। चीजों को कितना आसान करा है न्यूटन सर ने, ठीक है। और देखो, आप सोच रहे हो सर हमने तो न्यूटन का लॉ से फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एम, ये के कहां से आ गया भाई साहब? मैं अपने आप को मार रहा हूं, मतलब मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर मैं बीच में ये हाथ रख लूं तो अमाउंट ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगा ना। तो बेटा जो फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है दो मीडियम के, दो ऑब्जेक्ट के बीच के मीडियम पर। और इस मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए के की, मतलब हवा के लिए जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1। कुछ और मीडियम के लिए कुछ और होती होगी, आवश्यकता के अनुसार देखेंगे। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला जाता है, फॉर्मूला क्या जाता है, फोर्स इज इक्वल टू, न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ आपको बताता है व्हाट इज फोर्स। फोर्स रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में लाता है। और न्यूटन सर का सेकंड लॉ कहता है रुको जरा सबर करो, हम तुमको फार्मूला ही दे देंगे। तो न्यूटन सर के सेकंड लॉ ने लो तुमको फार्मूला ही दे दिया, ठीक है। याद रखना ये यूनिवर्सल फार्मूला है, जहां जहां मास कांस्टेंट होगा आप डायरेक्टली लगा सकते हो। देखना बेटा, यहां से हमें यह भी पता चलता है कि जो अगर फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में ग्राफ बनाओगे, एफ इज इक्वल टू एम ए मिला था ना, अगर आप मास को कांस्टेंट मानोगे तो फोर्स प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन के, और जब फोर्स प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन के तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आगे दूसरा देखते हैं बेटा, अगर आप मास और फोर्स के बीच में ग्राफ बनाओगे, ठीक है, आप जानते हो
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान लो तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया मास के, तो इस कंडीशन में भी आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आगे अगला, अगर आप एक्सेलरेशन और मास के बीच में फॉर्मूला निकालते हो तो देखो बेटा F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, तो दो कंडीशंस पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप फोर्स को कांस्टेंट मान लेते हो तो एक्सेलरेशन, हाँ बिल्कुल सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। जैसे जैसे मास बढ़ाओगे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कम। तो इस स्थिति में आपको एक्सेलरेशन मास ग्राफ में एक कर्व मिलता है अगर आप फोर्स को कांस्टेंट मानकर इस क्वेश्चन को करते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब भाई साहब फोर्स आपने बना दिया, मतलब न्यूटन सर ने फोर्स के बारे में बातें बता दी, और जब न्यूटन सर ने फोर्स के बारे में बातें बता दी तो फोर्स को मेजर करना भी तो सिखा दिया। और जब न्यूटन सर ने फोर्स को मेजर करना सिखा दिया, न्यूटन सर ने बोल दिया कि अब तुम फोर्स को मेजर कर सकते हो, तुम फोर्स को मेजर करना सीख चुके हो, अब तुम्हारे फोर्स को मेजर करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और जब आप फोर्स को मेजर करना सीख गए, जब आप फोर्स को मेजर करना जान गए, तो भाई साहब आपको यूनिट की भी तो जरूरत पड़ेगी। मैंने जब यूनिट से मेजरमेंट सिखाया तो आपको एक बात बोली थी, हर वो चीज जिससे आप नाप तोल सकते हो उसको यूनिट की जरूरत होती है, तो फोर्स को भी तो यूनिट की जरूरत होती है। तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने जो फोर्स की यूनिट है ना, उस यूनिट को ही नाम रख दिया न्यूटन, ठीक है, क्योंकि दुनिया हमेशा न्यूटन सर को याद रखे, और जब दुनिया हमेशा न्यूटन सर को जब भी फोर्स के बारे में बात करे तो उन्हें याद करे, इसलिए फोर्स की यूनिट क्या रख दी बेटा, न्यूटन। देखिए बेटा कितना प्यारा एक्सप्लेनेशन है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास की वैल्यू 1 kg है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के मास की वैल्यू 1 kg है और उस पर फोर्स लगाया तो उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया तो उसका फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन, ठीक है। मास की जगह क्या पुट कर दिया, 1 kg, और 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बन जाए तो उस फोर्स को कहा जाता है 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन उस अमाउंट ऑफ फोर्स को कहा जाता है जो 1 kg के ऑब्जेक्ट पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बना दे। अधिक जानकारी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो यूनिट है ना, ये आपकी जो न्यूटन है, ये एसआई यूनिट है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपकी एमकेएस यूनिट है। और अगर छोटी यूनिट की बात करो तो छोटी यूनिट कुछ और नहीं होती, छोटी यूनिट की बात करो तो छोटी यूनिट कुछ और नहीं होती, सीजीएस यूनिट होती है, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट में अगर फॉर्मूला हम वही पुराना यूज करें, फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर मास की वैल्यू को हम यूज करें 1 kg, ओ ओ ओ ओ ये तो छोटी यूनिट है ना, तो मास की वैल्यू को हम यूज करें 1 ग्राम, और एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम यूज करें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए। तो किसी 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाएं और वो फोर्स 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बना दे, तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा उसको कहेंगे 1 डायन। हाँ डायन, डाइन, डायन नहीं डाइन, ठीक है। तो बेटा देखो basically 1 dyne force is equal to amount of force which produces an acceleration of 1 centimeter per second square on a body of unit mass। unit mass कितना है, 1 ग्राम। एक बात याद रखना, 1 न्यूटन 1 लाख डायन के बराबर होता है। आप अपने दोस्त को न्यूटन कह सकते हो, उसे क्या पता कि आप उसको डायन कह रहे हो। आप अपने दोस्त को न्यूटन कह सकते हो, उसे क्या पता कि आप उसे डायन कह रहे हो। तो 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा अगले लॉ की तरफ, ठीक है, अगले लॉ की तरफ, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे, कहाँ छुपे हो भाई साहब। अब आता है हमारा न्यूटन चाचा का थर्ड लॉ, ठीक है। एक शब्द में बताऊं, जो करेगा उल्टा तुझे मिलेगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तू जैसा करेगा ना तुझे वैसा मिलेगा, क्योंकि तू जैसा कर रहा है ना तुझे वैसा मिलना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन करती हो ना तो बदले में आपको रिएक्शन मिलता है। क्या बोला, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन करते हो ना बेटा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप एक्शन करते हो ना तो बदले में क्या मिलता है, रिएक्शन। बदले में मतलब अपोजिट, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लगाया है, माइनस। एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ रिएक्शन। तो एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ रिएक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप एक्शन करते हो तो बदले में आपको क्या मिलता है, रिएक्शन। आप चल क्यों पाते हो,
आप खड़े क्यों हो पाते हो, आप बैठ क्यों पाते हो, आप खाना चबा क्यों पाते हो, आप भाग क्यों पाते हो। इस दुनिया में हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, और मैक्सिमम जगहों पर आप न्यूटन का थर्ड लॉ लगा सकते हो। क्या आप लोगों ने कभी बोट की सवारी की है? बोट, हेडफोन वाला बोट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको नाव वाली बोट की सवारी की बात कर रहा हूं। आपने कहा हाँ सर करी होगी कभी ना कभी। जब आप बोट से उतरते हो और जमीन पर पैर रखने की कोशिश करते हो तो बोट पीछे चली जाती है, आप आगे चली जाती है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार आपने क्या करा, एक्शन, और बदले ने बोट दीदी ने क्या कर दिया, रिएक्शन। ठीक है, बोट दीदी कहां चली गई, पीछे। कभी आपने बंदूक चलाई है, ठिशकियां है, आपने बंदूक चलाई है ना, आप ही तो बोल रहे हो, आप जब बंदूक चलाते हो ठिशकियां है, तो आप आ जाते हो पीछे, तो आप क्या करते हो, एक्शन, बदले में आप हो जाते हो पीछे, तो बदले में क्या मिलता है, रिएक्शन। तो हर एक एक्शन के पीछे बदले में आपको क्या मिलता है, रिएक्शन। ये सच है। और एक बात और याद रखना, एक्शन रिएक्शन बराबर जरूर होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं और अलग अलग बॉडी पर होते हैं। ठीक है, मतलब एक्शन एक बॉडी पर तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पर मिलेगा। ठीक है, अब देखो भाई साहब, बढ़िया, 15 मिनट का टॉपिक और बचा है। हाँ, 15 मिनट का टॉपिक और बचा हुआ है, ग्रेविटेशन। बेटा ये न्यूटन के तीनों लॉ अच्छी तरह से याद रखना, ये हमारे बहुत काम आने वाले न्यूटन के तीनों लॉ, बहुत काम आने वाले न्यूटन के तीनों लॉ। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया ना कि इस दुनिया में हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको अट्रैक्ट, आप जहां भी ये क्लास देख रहे हो ना, लिटरली मतलब मेरा अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास मास है, पानी, टाइम और हर वो चीज जिसके पास मास है वो दूसरी चीज को अपनी और अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मैंने जब मेरे बैच में ये सारी बातें पढ़ाई हैं, जब मैं अपने बैच में सारी बातें पढ़ाता हूं तो उस बैच में आपको क्लियरली मैंने बढ़ाया हुआ है। जब मैं बैच में सारी बातें बताता हूं तो जब मैंने आपको क्लियरली एक एक बात बताई हुई है कि ग्रेविटेशन की खोज की, क्योंकि जब से ये ब्रह्मांड बना है, जब से ये यूनिवर्स बना है, तब से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण इसके पीछे जिम्मेदार है। हम सारे के सारे इस पृथ्वी पर हैं, इसके पीछे कुछ और नहीं, गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार है। तो भाई साहब, गुरुत्वाकर्षण की खोज खोज करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हम भारतीयों को जाता है। लेकिन न्यूटन सर को हम इतनी ज्यादा वैल्यू इसलिए देते हैं क्योंकि न्यूटन सर ने उस फोर्स की वैल्यू निकाली, उस फोर्स का अमाउंट निकाला, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला। अब भाई साहब, गुरुत्वाकर्षण था, है और रहेगा। गुरुत्वाकर्षण था, है, और हम जैसे कहीं आएंगे, हम जैसे कहीं जाएंगे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण था, है और रहेगा। तो न्यूटन चाचा के लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, है ना। तो देखो बेटा, किन्हीं भी दो बॉडीज को हम अज्यूम कर लेते हैं। मान लो भैया, मैं प्यारा सुंदर सा डायग्राम बनाता हूं। मान लो ये है सन, ठीक है, इस सन का मैं मास मान लेता हूं m1। ठीक है, और भाई साहब इस सन से कुछ दूरी पर रहा हमारा गोला, हमारा गोला मतलब हमारी दुनिया, ये रहा हमारा गोला। ठीक है, और इस गोले का मास हम मान लेते हैं m2, और इनके सेंटर से लेकर सेंटर तक की जो दूरियां हैं उस दूरी को ले लेते हैं r। आप चाहो तो d भी ले सकते हो, इतना कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, अभी आप छोटे बच्चे हो, आप d भी ले सकते हो। f और d में इतना अंतर, r और d में इतने अंतर की सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप तो d भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के प्रोडक्ट के। तो दो मास बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, याद रखना, दो मास बॉडीज के बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों मास बॉडी के मास के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ठीक है, ये न्यूटन सर का लॉ है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं, इन्होंने इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली दिया। न्यूटन सर बहुत कम एक्सपेरिमेंट करते थे, न्यूटन सर, आइंस्टीन सर, इन लोगों का आईक्यू लेवल इतना ज्यादा था कि वो एक्सपेरिमेंट होने से पहले उसका रिजल्ट बता देते थे। लेकिन जब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है, तब तब उन्होंने कुछ नया ही दिया। और ये आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, E इक्वल टू MC स्क्वायर, एक ये लॉ, इस लॉ ने हमारे पढ़ने लिखने के तरीके को बहुत ज्यादा बदल दिया। हम आज किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले अमाउंट ऑफ फोर्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले अमाउंट ऑफ फोर्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्रोडक्ट के, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट है, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के। ठीक है, अब स्क्वायर क्यों? अगर आप दूरी को दुगना बढ़ाओगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। अगर आप दूरी को तिगुना बढ़ाओगे तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगा। अगर आप दूरी को 4 गुना बढ़ाओगे तो फोर्स 16 गुना कम हो जाएगा। अगर आप दूरी को 5 गुना बढ़ाओगे तो फोर्स 25 गुना कम हो जाएगा। तो भाई साहब जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? दोनों के प्रोडक्ट के, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली। तो देखो भाई साहब, एफ प्रोपोर्शनल m1 m2, ठीक है, तो और F प्रोपोर्शनल 1/d²। अब देखो बेटा याद रखना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, पहले तो सबको कंबाइन कर लो, तो फोर्स है, पहले तो कंबाइन कर लो, तो फोर्स प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में d²। तो ये जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 अपॉन d²। आप पिछली बारी में मैंने दूरी को r लिया है, अब मैंने यहाँ पे लिया। अब देखो न्यूटन सर ने बोला कि मैं इक्वल हटाकर एक कांस्टेंट लगाऊंगा, ठीक है, और इस कांस्टेंट को निकालने की जिम्मेदारी दी हेनरी कैवेंडिश नाम के एक महान व्यक्ति को। ठीक है, किसको दी बेटा? हेनरी कैवेंडिश नाम के एक महान व्यक्ति को, जिन्होंने जी की वैल्यू निकाल कर दी। और भाई साहब उन्होंने जी की वैल्यू को निकाल कर दी, और अब यहां पर हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अर्थात जी की बात करेंगे। ठीक है, याद रखना F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर या डी, वॉट एवर आप जो लिख रहे हैं। उन्होंने कितने लॉजिक के साथ, उन्होंने कितने दिमाग के साथ जी की वैल्यू निकाली। उन्होंने करा क्या कि दो इक्वल मास के ऑब्जेक्ट लिए और उनके मास को कितना रखा? 1 kg। तो दो इक्वल मास के ऑब्जेक्ट है जिनके मास को कितना रखा? 1 kg, और उनके बीच की जो दूरियां हैं उन दूरियों को भी कितना रख दिया? 1 मीटर। अब मेरे को क्या करना है भाई साहब? इन सारी वैल्यू को पुट कर देना है यहां पर। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर रहा हूं, देखो तो भाई साहब आपको यहां से पता चलता है कि F इज इक्वल टू जी, m1 की जगह 1, m2 की जगह 1 अपॉन में दूरी को 1। तो फोर्स किसके बराबर होगा बेटा? जी के। फोर्स किसके बराबर होगा बेटा? जी के। तो देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कुछ और नहीं, अमाउंट ऑफ फोर्स है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कुछ और नहीं, अमाउंट ऑफ फोर्स है, जो दो यूनिट मास के ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? हर जगह वैलिड है। यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में आप इसे आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है क्या? ये अमाउंट ऑफ फोर्स जो दो यूनिट मास के ऑब्जेक्ट जो यूनिट डिस्टेंस पर रखे हैं एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू भी होती है बड़ी सुंदर सी, इसकी वैल्यू के आगे लिखी हुई है? ठीक है, नहीं, ठीक है, हम आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? है ना, याद रखना। अरे अरे अरे, इसी में लिख देते हैं कैपिटल जी की। उन्होंने जो वैल्यू निकाली वो वैल्यू निकाली 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और इसकी जो यूनिट होती है ये कुछ और नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखना। ये न्यूमेरिकल में ऐसा अक्सर होता है कि ये वैल्यू गिवन नहीं होती, आपको अपने मन से, आपको अपनी मर्जी से, आपको अपनी फीलिंग के साथ इस वैल्यू को खुद ब खुद पुट करना पड़ता है। ठीक है, तभी जाकर आप इसकी वैल्यू को ज्यादा एग्जैक्टली निकाल सकते हो। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे। अब देखिए बेटा याद रखना। ओके, अब भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक मिनट एक कॉन्सेप्ट को इमेजिन करना। आप वैसे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, आप एक मिनट एक कॉन्सेप्ट को इमेजिन करना। मान लो मैं आकाश रमन 2 मिनट के लिए पापा का परा बनकर, परी तो बन नहीं सकता तो परा ही बन जाऊं, पापा का परा बनकर किसी बिल्डिंग से छलांग लगा देता हूं, और ये सोचकर मैं छलांग लगाता हूं कि भाई साहब अपन तो उड़ेंगे। तो भाई साहब उड़ेंगे नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे, हम पहले नीचे जाएंगे उसके बाद ऊपर जाएंगे। डायरेक्ट ऊपर जाने का शॉर्टकट तो है, लेकिन वो शॉर्टकट पहले नीचे लाता है फिर ऊपर ले जाता है। एक मिनट इमेजिन करना, मैंने आपको 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग से छलांग, इमेजिन कर लो भाई साहब, मुझे पता है आप बोले सर इतनी लंबी बिल्डिंग कहां से लाए, इमेजिन कर लो। हम कूदे, तो जब हम कूदे थे हमारी स्पीड कितनी थी? 0। 1 सेकंड के बाद हमारी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड बाद हमारी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड बाद हमारी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड बाद हमारी स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड, क्या बोल रहे हो सर? जब जब स्पीड बढ़ती है तब तब एक्सेलरेशन होता है, याद है? जब जब स्पीड बढ़ती है तब तब एक्सेलरेशन होता है, मतलब इंक्रीज इन स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो ग्रेविटेशन के कारण गिर रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो ग्रेविटेशन के कारण गिर रहा है।
और जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ग्रेविटेशन के कारण गिर रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब ग्रेविटेशन के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है। तो किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी की रेट ऑफ वेलोसिटी है ना इंक्रीज होती है, और इसी रेट ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है सी लेवल पर, समुद्र के लेवल पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, विच इज नॉट कांस्टेंट। मैं आपको कह रहा हूं कि ये वैल्यू 9.8 कांस्टेंट नहीं है। परिस्थिति, आवश्यकता, ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ, नॉर्थ पोल पर, इक्वेटर पर आने पर, या रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ साथ इसकी वैल्यू थोड़ी सी अंतर होती है, लेकिन हमें इतनी गहराई में नहीं जाना है, हम 9th क्लास के बच्चे हैं। आपको इतना सा याद रखना है, इसकी वैल्यू 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है अंग्रेजी के अल्फाबेट जी से, और इसकी वैल्यू हमें याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली आप 10 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, जब न्यूमेरिकल में डायरेक्टली जी की वैल्यू दी हो 9.8 तो आप 9.8 पुट करोगे, लेकिन आपको न्यूमेरिकल में कुछ नहीं दिया, आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्टली 10 भी पुट कर सकते हो, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्योंकि वह चुन्नू से अंतर आता है, लेकिन वो चुन्नू से अंतर आगे जाकर बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें जी और जी के बीच संबंध निकालना है ना। न्यूटन सर के लॉ के अनुसार F इज इक्वल टू, अच्छा पहले हम कुछ कल्पना ही कर लेते हैं। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास हमने मान लिया कैपिटल M, ठीक है, और ये एक और ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास हमने मान लिया स्मॉल m। इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक की दूरी हमने मान ली r। वैसे तो अर्थ के सेंटर के लिए ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हम थोड़े से कलाकार आदमी हैं, तो F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब ये तो हो गई, और न्यूटन भाई साहब के दूसरे नियम से F इज इक्वल टू एम जी, जो कि इस पर लगने वाले फोर्स को बताता है। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों के LHS बराबर है, और जब जब दोनों फोर्स के बराबर हैं तो RHS भी तो बराबर होंगे। तो एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो भाइयों और बहनों एम से m कैंसिल, तो G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, अगर आप इस फॉर्मूला को देख पा रहे हो ना, तो स्मॉल g मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रही। तो आदमी पतला हो, आदमी मोटा हो, आदमी का मास जिस भी फॉलिंग बॉडी का मास ज्यादा हो या कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से गिरेगा। कागज फेंको ऊपर से नीचे या पत्थर फेंको, वो साथ नीचे आएगा। हाँ, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, फ्री फॉल होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस हुआ तो ये बात गलत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, फ्री फॉल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब हमारा आखिरी टॉपिक है आज की क्लास के लिए। ठीक है, दैट इज मास एंड फोर्स के बीच में रिलेशन, एंड दैट इज लास्ट फॉर द डे। ठीक है, मास क्या होता है? बेसिकली मास एंड वेट में रिलेशन है, दैट इज लास्ट फॉर द डे। आज की क्लास के लिए इतना ही है। ठीक है, मतलब 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट में हो जाना चाहिए, मुझे पता नहीं है कितनी देर में, मेरा माइंड क्लॉक लगाए रखता है, मैं दिलो दिमाग में मेजर करता रहता हूँ टाइम में, मुझे पता नहीं कितनी देर रिकॉर्ड हो गया, हो सकता है 1 घंटे से ऊपर ही चल रहा होगा अभी, है ना। अब देखो बेटा, मास किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लगा, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंट है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? मास कहा जाता है। किसी भी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसे क्या कहा जाता है बेटा? मास कहा जाता है। और वेट क्या होता है? बेसिकली वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई साहब, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। याद रखना, मास किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में जितना मटेरियल कंटेंट है, या फिर वो जितना मैटर कंटेंट करता है, उसे क्या कहते हैं? मास। और वेट क्या है? वेट एक तरह का फोर्स है। ठीक है, वेट क्या है बेटा? एक तरह का फोर्स है। तो वेट क्या है? एक तरह का फोर्स, और वेट अगर फोर्स है तो वेट इज इक्वल टू एम जी। इस फॉर्मूला की सहायता से आप इजीली वेट की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आपको मास की वैल्यू पता है। एक और बात है, मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, और वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी, और वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो कुछ और नहीं केजी है, और वेट की जो एसआई यूनिट जो होगी वो होगी बेटा न्यूटन। मास की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी केजी, और मास की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी केजी। और वेट क्योंकि एक तरह का फोर्स है, और जब वेट एक तरह का फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो वेट की यूनिट भी क्या हो जाएगी बेटा? न्यूटन। आपको मास निकालना है ना, फिजिकल बैलेंस का यूज कर लो, सिंपली मास निकाल लोगे। आपको मास निकालना है ना,
फिजिकल बैलेंस का यूज कर लो, लेकिन अगर आपको वेट निकालना है ना बेटा तो आपको स्प्रिंग बैलेंस का यूज करना पड़ेगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मास भाई साहब कांस्टेंट होता है, याद रखना। एक बार जो मास हो गया, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, आपका मास जितना था उतना ही रहेगा, मास ना बढ़ेगा, मास ना कम होगा, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन वेट जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर, और अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हुई तो मास की वैल्यू भी तो, सॉरी, वेट की वैल्यू भी तो कम होगी। चांद पर आपका वजन 6 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि चांद पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 गुना कम है। ये बातें थी वेट एंड मास से रिलेटेड, ठीक है। एंड दैट इज ऑल फॉर द चैप्टर। इतना ही है इस चैप्टर के लिए। 1 घंटे के आसपास ये चैप्टर खत्म हो गया होगा। बहुत छोटू सा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, और ये चैप्टर आप काफी सालों से पढ़ते आए हो, ये चैप्टर आप काफी सालों से सीखते आए हो। तो टाइटन के दमदार से बच्चों, आई होप आपने वन शॉट में, मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। अधिक जानकारी के लिए रेडियंट के बच्चे आपको डिटेल में बता देंगे मैं कितने आराम से पढ़ाता हूँ। तो प्यारे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, मेरे न्यारो, मेरे प्यारो, याद रखना ये चैप्टर बहुत इजी है, स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को कम टाइम में आप ज्यादा चीजें सीख सकते हो, इस चैप्टर में आप कम टाइम में आप ज्यादा चीजें सीखते हो, और जब आप कम टाइम में ज्यादा चीजें सीखते हो तो याद रखना बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। आपको 7 घंटे का पढ़ाया हुआ चैप्टर मैंने 1 घंटे में खत्म किया था, आपका रिविजन है। डिटेल्ड पढ़ने के लिए रेडियंट में आपका स्वागत है। रेडियंट में आपको डिटेल में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन इसका यूज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन शॉट और आपका इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, एंड आई विश आपने बहुत एंजॉय किया होगा। बड़े आराम से पढ़ाया मैंने, ना चिल्ला ना चट ना थोड़ी मस्ती करी है, वो तो जरूरी है। तो इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, टाटा बाय एंड टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, बाय प्यारे बच्चों।